हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट 5 की सीरीज़ इन्फेक्शियस डिजीज़ को कंटिन्यू करते हुए उसमें नेक्स्ट डिजीज़ पढ़ेंगे टेटनस और एड्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एड्स टेटनस के बारे में। टेटनस को लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ऐसी बीमारी जिसमें जबड़ा जो होता है वो लॉक हो जाता है। यह टेटनस बेसिलस या क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नाम के बैक्टीरिया के जहर से फैलता है। जो टेटनस बेसिलस है यह जैसे कि जो मिट्टी रहती है, दूषित मिट्टी, उसमें निवास करता है, जैसे कि सड़क पर पड़ी हुई मिट्टी, गार्डन की मिट्टी या फिर जो कृषि भूमि अर्थात फील्ड्स की जो मिट्टी होती है उसमें रहता है। यह रोगाणु घोड़ों और मवेशियों की जो आंत्रपत होता है अर्थात इंटेस्टिन्स में भी जीवित रहता है, अर्थात उनमें भी निवास करता है। जो इसका बीजाणु होता है या स्पोर्स होते हैं वह उनके ऊपर एक मोटी लेयर या मोटी कोट होती है, जिसकी वजह से वो अगर उनके विपरीत परिस्थितियां भी हो तो भी उसमें वे जीवित रह जाते हैं, अर्थात इनको प्रतिकूल अवस्थाओं या प्रतिकूल स्थितियों में भी ये आराम से अपना वहन कर सकते हैं। यह बैक्टीरिया शरीर पर लगे किसी भी घाव के माध्यम से प्रवेश करते हैं, जैसे कि अगर कोई गंदा चाकू, छुरा या फिर किसी भी प्रकार का ऐसा उपकरण है जिससे कि शरीर पर घाव लग जाए, कट लग जाए या छील जाए, तो उसके द्वारा ये शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अब जो जैसे कि जो ऐसे उपकरण है इन पर जो लगी हुई मिट्टी होती है होता है बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं यह किसी भी उपकरण जैसे कि चाकू, छुरा या किसी भी तेज धार वाले जो उपकरण होते हैं उनके द्वारा यदि शरीर पर घाव लग जाए उसके माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। अब धूल मिट्टी ऐसी चीज़ है जो किसी भी वस्तु पर लग ही जाती है। जैसे ही ये शरीर में प्रवेश करते हैं अनुकूल वातावरण पाकर के इनकी जो मोटी कोट या लेयर होती है वो खुल जाती है और हज़ारों की मात्रा में जो बेसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो रक्त में फैल जाते हैं और जो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र होता है उस पर हमला कर देते हैं, जिससे कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसके प्रसारण की विधि की यदि बात करें तो जो ये बीमारी है यह ऐसे उपकरणों के ऊपर लगी हुई या किसी भी सामान पर लगी हुई जो काट या जंग होता है उसके माध्यम से फैलती है। जो बेसिलस बैक्टीरिया होता है यह विभिन्न घावों के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकता है और जो रक्त होता है उसमें अपना विष या टॉक्सिन को फैला देता है। इससे कई बार जब ऑपरेशंस होते हैं तो उसमें अगर डिसइंफेक्टेड उपकरणों का या इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ नहीं किया जाए तो भी यह रोगी में फैल सकता है, अथवा जो उपकरण इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन पर यदि जंग लगा हुआ है तब भी वे व्यक्ति को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिलीवरीज कराई जाती है लेबर के टाइम, तो अगर वह भी अस्वस्थ होती तो उससे भी शिशुओं में फैल सकता है। इसकी जो ऊष्मायन अवधि होती है वो 8 से 10 दिन की होती है। इसकी संचार की अवधि अर्थात यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, यह गंदे जंग लगे हुए या इन्फेक्टेड जो उपकरण होते हैं उनके द्वारा व्यक्ति के शरीर पर घाव लगने से फैलता है। इसके लक्षण, जो टेटनस बेसिलस होता है जब यह शरीर के तंत्रिका तंत्र में प्रवेश करता है तो अपने टॉक्सिन्स को फैलाना शुरू कर देता है और इसका पहला लक्षण होता है सिर दर्द के साथ साथ चिड़चिड़ापन और बेचैनी अनुभव होना। धीरे धीरे व्यक्ति जो होता है उसकी जो गर्दन होती है वह सख्त होने लगती है, अर्थात वह गर्दन जकड़ने लग जाती है और वह उसको मूव नहीं कर पाता है, अर्थात हिला नहीं पाता है। धीरे धीरे उसे चबाने और निगलने में भी मुश्किल होने लगती है क्योंकि जो मांसपेशियां होती है अब उनमें ऐंठन होने लग गई है, वो जकड़ने लग जाती है। इसलिए धीरे धीरे यह जो ऐंठन होती है ये जबड़े के लॉक तक पहुंच जाती है, जहां से हम जबड़े को मुंह को खोलते हैं, बंद करते हैं। तो यहाँ पर आने पर ये जबड़ा जो होता है वो लॉक हो जाता है। इसी कारण इस बीमारी को लॉक जॉ भी कहा जाता है। इस बीमारी में बुखार और दर्द इतना गंभीर होता है कि व्यक्ति उससे तड़प करके मर जाता है कुछ ही दिनों के अंदर। टीकाकरण, जो टेटनस का टीका होता है उसे टेटनस टॉक्साइड नाम से उसे जाना जाता है और इस टीके को डीपीटी अर्थात डिप्टीरिया, पर्टूसिस और टेटनस के साथ दिया जाता है। 1 महीने के अंतराल में इसकी 3 खुराक दी जाती है जो कि इंट्रामस्कुलर होती है, अर्थात मांसपेशियों में इसका टीका सीधा लगाया जाता है। यह खुराक 6 सप्ताह से 9 महीने की उम्र के बीच दी जाती है और इसकी बूस्टर खुराक 5 से 6 साल की उम्र में दी जाती है और जो दूसरी बूस्टर खुराक होती है
उसे 10 साल से 16 साल तक की उम्र में बच्चे को दिया जाता है। इसी तरीके से जो गर्भावस्था का समय होता है उसमें 16वें और 36वें सप्ताह के अंदर टीका दिया जाता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी कभार कोई दुर्घटना हो जाए या किसी प्रकार का घाव हो जाए गर्भवती लेडी को, तो उसमें ये इन्फेक्शन ना फैले। इसके अलावा ऐसे लोग जो कुछ ऐसे स्थानों पर काम करते हैं जहाँ पर चोट लगने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है, तो इसलिए ऐसे लोगों को या ऐसी जगह पर काम करने वाले लोगों को टेटनस का टीका निवारक के उपाय में अर्थात एज अ प्रिवेंटिव दे दिया जाता है। जब भी किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो उन्हें टेटनस का टीका अवश्य लगवा लेना चाहिए। इसकी रोकथाम के उपाय, सभी गांवों का सावधानी पूर्वक इलाज करना चाहिए, खास करके अगर ये मिट्टी से दूषित होते हैं तो, या इनमें मिट्टी से दूषित होने का डर रहता है। इसलिए देखिए कई बार गांव लग जाते हैं तो गांव को अच्छी तरीके से डिसइंफेक्ट करना चाहिए, ताकि उसके ऊपर लगी हुई जो मिट्टी होती है, जर्म्स होते हैं, वो उसी समय मर जाए और वो शरीर के अंदर प्रवेश ना कर पाए। गांव को 3% आयोडीन सोल्यूशन से साफ़ किया जा सकता है, जिससे कि जो बैक्टीरियाज होते हैं या वायरस जो भी वहाँ चिपके हुए हों वह मर जाते हैं। इसके अलावा STS का इंजेक्शन या एंटी टेटनस सीरम का इंजेक्शन दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में। एड्स को एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम भी कहा जाता है। यह एक विशेष यौन संपर्क संक्रामक रोग है जिसकी खोज 1981 में की गई थी और 1986 में एड्स से पीड़ित कुछ लोग भारत में पाए गए थे। इस रोग में यह देखा जाता है कि यह वायरस सफ़ेद रक्त कोशिकाओं अर्थात वाइट ब्लड सेल्स को किल कर देता है या उन्हें समाप्त कर देता है, जिससे कि व्यक्ति की जो प्रतिरक्षा क्षमता होती है वह समाप्त होने लगती है या नष्ट होने लगती है। इस प्रकार से व्यक्ति जो होता है वह इस बीमारी से गंभीर रूप से संक्रमित हो जाता है। इस बीमारी की जो मृत्यु दर है वह 100% है, अर्थात व्यक्ति एक बार हो जाने पर व्यक्ति नहीं बचता है। रोगजनक जीव, जो इसका वायरस है उसे HIV वायरस अर्थात ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहा जाता है, HIV वायरस कहा जाता है। इसकी प्रसरण की विधि निम्न है। यह एक पुरुष या किसी महिला के द्वारा फैलता है और यदि वे संक्रमित होते हैं तब, या फिर इसके अलावा जो अनसेफ यौन संपर्क बनाए जाते हैं उसके द्वारा यह फैलता है। संक्रमित सुई या सिरिंज के माध्यम से भी फैलता है, अर्थात एक व्यक्ति को यूज़ की हुई, इन्फेक्टेड पर्सन को यूज़ की हुई जो सिरिंज होती है अगर वह दूसरे व्यक्ति पे यूज़ कर दी जाए तब यह फैलता है। इसके अलावा जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ब्लड दिया जाए, तो यदि इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड अगर दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है तब भी वह इस संक्रमण से संक्रमित हो जाता है। जब गर्भवती महिला नवजात बच्चे को जन्म देती है तो वह भी संक्रमित होता है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि यह बीमारी छुआछूत की बीमारी नहीं है, या हाथ मिलाने से, उपयोग किए हुए बर्तनों को यूज़ करने से, कांच, कपड़े, मच्छरों काटने से, इन सभी के द्वारा नहीं फैलती है। इसकी जो उष्मायन अवधि है वह 6 महीने से 5 साल या इससे अधिक भी हो सकती है, अर्थात इतने समय तक जो वह वायरस होता है व्यक्ति के शरीर में चुपचाप बिना किन्हीं लक्षणों को प्रकट किए हुए रहता है, और जब वह सभी वाइट ब्लड सेल्स को किल कर देता है तो उसके बाद वह अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है या लक्षण उत्पन्न करना शुरू कर देता है। जिसके लक्षण होते हैं जिसमें प्रति माह शरीर के वजन में लगभग 10% की कमी देखी जाती है। 1 महीने से अधिक समय तक बुखार या दस्त से व्यक्ति पीड़ित रहता है, जो धीमी गति से धीरे धीरे होते रहते हैं। लसिका ग्रंथियों में सूजन आना, मुंह तथा गले में सिस्ट होना या घाव होना, ये लक्षण देखे जाते हैं। बहुत अधिक पसीना आना, कमजोरी या मांसपेशियों में दर्द देखा जाता है। टीकाकरण, इस बीमारी का या इस संक्रमण का अभी तक कोई टीका विकसित नहीं किया गया है, इसलिए इसकी डेथ रेट जो है वो 100% है। रोकथाम और नियंत्रण के उपाय, रोकथाम और नियंत्रण के लिए व्यक्ति को पर्सनल हाइजीन और सैनिटेशन का बहुत ध्यान रखना चाहिए, और सबसे पहले पर्सनल सिक्योरिटी या सेफ्टी को महत्व दिया जाना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। जब भी वह फिज़िकल रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसे सेफ रखना चाहिए, और इसके लिए उन्हें
प्रिकॉशंस का यूज़ करना चाहिए। जो संक्रमित महिलाएं होती है उन्हें गर्भवती नहीं होना चाहिए, और यदि वे गर्भवती हो जाती हैं तो उन्हें गर्भपात करा लेना चाहिए। जो इन्फेक्टेड मदर होती है उसे बच्चे को स्तनपान नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा भी जो वायरस होता है वह बच्चे के शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है या कई बार सैंपल लिया जाता है तो इन्फेक्टेड सिरिंज का यूज़ नहीं करना चाहिए, डिस्पोजेबल सिरिंज का यूज़ करना चाहिए, ताकि एक व्यक्ति में यूज़ करने के पश्चात उस सिरिंज को फेंक दिया जाए। जो ब्लड बैंक से जो ब्लड दिया जाता है उस पर भी संक्रमण मुक्त होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अर्थात वह ब्लड सर्टिफाइड होना चाहिए कि यह इन्फेक्शन से मुक्त है या बिल्कुल साफ़ और स्वच्छ ब्लड है। इसके अलावा जो रक्त से तैयार की जाने वाली जो दवाइयाँ होती है उनको भी सर्टिफाइड करना चाहिए, ताकि लोगों को पता रहे। इसके अलावा विज्ञापन के द्वारा, चार्ट, पोस्टर, रैलियों के माध्यम से या एक्ट के, इन सभी के माध्यम से लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि आज भी हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता होता है और लोग बात करने में बहुत ही शर्माते हैं। इसलिए इन सभी के माध्यम से लोगों को अवगत कराना चाहिए, उन्हें शिक्षित कराना चाहिए, ताकि उन्हें इसके परिणामों के बारे में पता चले कि इसके परिणाम कितने घातक हो सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।